नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस साल जिस चुनाव की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा की जा रही थी, उस चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव की। और बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में 64.66% हुई वोटिंग ने तमाम राजनीतिक समीक्षकों को चौंका दिया है, नेताओं को घबरा दिया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ ये बम्पर मतदान न केवल आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है, बल्कि यह बिहार के साथ साथ इस देश की राजनीति को भी कई मायनों में बदलने वाला मतदान माना जा रहा है। आखिर कैसे बिहार में इस बड़ी तादाद में, इस भारी तादाद में निकले मतदाताओं ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी 3 के फेरे में उलझती हुई नजर आ रही है, 3 के फेरे में फंसती हुई नजर आ रही है, और 5+ के गणित ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की नींदें उड़ा दी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को एक तरह से बेचैन कर दिया है। उनके बाद उनकी स्ट्रेटेजी बदलती हुई नजर आ रही है, और 40+ का जो ये नया आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उससे कैसे आने वाले दिनों में देश की राजनीति की नई दशा और दिशा बनती हुई या तय होती हुई नजर आ रही है। इससे जुड़े तथ्यों को, इससे जुड़े एक बड़ी स्टोरी को लेकर मैं युग चरण के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आया हूं। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील करूंगा, आपसे एक आग्रह करूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर कोई सुझाव आप देना चाहे तो कमेंट के जरिए हम तक आप अपने विचारों के साथ साथ अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं आज की इस स्टोरी पर, आज की इस बड़ी स्टोरी पर। कैसे एक एक करके, चाहे वो 3 का मकर जाल हो या 5 का खेला हो या 40+ का खेला हो, इन तीनों बिहार की राजनीति से जुड़े इन तीनों पहलुओं को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आ जाता हूं 5+ का खेला, और 5+ का ये खेला किस तरह से बिहार की राजनीति को प्रभावित करने जा रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा आंकड़ों के मकर जाल में न उलझाते हुए मैं सीधे सपाट सरल शब्दों में आपको 5 का यह खेला समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे ही बिहार के मतदाताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग की, भारी मतदान किया, तो चुनाव आयोग ने बल्ले बल्ले उछलते हुए आजादी के बाद से बिहार में जब चुनाव हुए और कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट किया, उसका आंकड़ा रिलीज कर दिया, लोकसभा चुनाव का भी और विधानसभा चुनाव का भी। और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, उससे बाकायदा इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और उसको पिन भी कर दिया गया। और जब इस आंकड़ों का विश्लेषण किया तो हमारे सामने एक तथ्य निकलकर सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य निकलकर सामने आया कि जब भी 5% से ज्यादा वोटिंग पैटर्न में शिफ्ट हुआ, यानी वोटिंग यदि 5% से ज्यादा बढ़ा या वोटिंग 5% से ज्यादा घटा, तो बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण उभरता हुआ नजर आया। सत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आया, और चुनाव आयोग ने जो शेयर किया वो पहले चुनाव से लेकर 1951-52 में जो बिहार का पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई थी, जिसमें सिर्फ 42.6% से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक के तमाम आंकड़ों को शेयर किया। 2020 में 57.29% वोटिंग हुई थी, और इससे पहले बिहार के 1951-52 से लेकर 2020 तक के तमाम विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो अब तक की 6 नवंबर वाली छोड़ के अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई थी 62.57%। लेकिन कैसे 5% का हेरफेर जो है वो बिहार में चुनावी समीकरण को बदलते हुए नजर आया, इस सबसे पहले कहानी सामने आई 1967 के विधानसभा चुनाव में। जी हां, 20 साल की कहानी।
1967 के विधानसभा चुनाव में जो बिहार के मतदाताओं ने वोटिंग किया वो 51.51% था, जबकि उससे पहले 5 वर्ष पहले यानी 62 के चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने सिर्फ 44.47% वोट किया था। यानी लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई थी 1967 के चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार आजादी के बाद से सत्ता में थी, उसको 1967 के विधानसभा चुनाव में हार कर बाहर हो जाना पड़ा। ये पहली कहानी थी। 5% से ज्यादा वोट बढ़ा, यानी 7% के लगभग, और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। 20 साल बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी। दूसरी बार जब यह आंकड़ा निकलकर सामने आता है, जब वोट प्रतिशत बढ़ा, वो 1980 का विधानसभा चुनाव है। 1980 के विधानसभा चुनाव में 57.28% मतदाताओं ने वोट किया था, जबकि उससे पहले 1977 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 50.51% मतदाताओं ने वोट किया था। यानी कुल मिलाकर 50.51 और 57.28, यानी ये भी लगभग 7% के लगभग ज्यादा वोट हुआ। और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के विधायकों के बहुमत के बल पर, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये दूसरा वाकया हुआ। उसके बाद जो 5% से ज्यादा का वोटिंग का जो शिफ्ट देखने को मिला, वो 1990 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। 1990 के विधानसभा चुनाव में 62.04% मतदाताओं ने वोट किया, जबकि इससे पहले 1985 के विधानसभा चुनाव में 56.27% मतदाताओं ने वोट किया था। यानी लगभग यहां भी 6% के आसपास, यानी 5% से ज्यादा जो है वो वोट शेयर बढ़ा। और बढ़ने के साथ ही बिहार में एक नए तरह के एक राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी का लंबा शासन खत्म हो गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ऐसी विदाई हुई कि आज तक कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बिहार में सत्ता में नहीं आ पाई। कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहकर सत्ता का सुख जरूर भोग लिया, अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं हो पाई। और 1990 के बाद से लेकर 2005 तक लालू यादव राबड़ी देवी का दौर रहा। लेकिन फिर 2005 में बिहार की जनता ने एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया। यहां भी 5% का खेला हो गया और फिर एक नया दौर शुरू हो गया। 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव के आंकड़े को हटा दूं, क्योंकि उसके बाद किसी की सरकार बन नहीं पाई थी। रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में उभरे थे, लेकिन उनके पास जो विधायक थे वो मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग पर अड़ गए। कोई भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था, न तो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और न ही एनडीए गठबंधन यानी अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसमें नीतीश कुमार चेहरे हुआ करते थे। फिर जब एनडीए ने रामविलास पासवान की पार्टी के विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें ज्यादातर बाहुबली थे, तो चूंकि केंद्र की सत्ता में लालू यादव भी उस समय मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी और रामविलास पासवान भी मंत्री हुआ करते थे, तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और अक्टूबर में फिर से एक ही साल में 2 बार चुनाव हुआ। तो अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में 45.85% मतदाताओं ने वोट किया था। ध्यान से सुनिएगा इस आंकड़े को। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में 45.85% मतदाताओं ने वोट किया था, जबकि इससे पहले 2000 हाईएस्ट वोट अब तक हुआ था बिहार के विधानसभा चुनाव में। 6 नवंबर से पहले तक 62.57% वोटिंग हुई थी। तो 2000 के मुकाबले 2005 में 16% से ज्यादा वोटों की गिरावट आई और इस गिरावट के साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी का दौर खत्म हो गया। और ऐसा दौर खत्म होगा कि लालू यादव उसके बाद से अपने दम पर कभी सत्ता में नहीं आ पाए। और नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर वो अब तक मुख्यमंत्री बने हुए, कभी एनडीए के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो ये चुनाव के आंकड़े मैंने बताए कि पहली बार जब बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी की 20 वर्षों बाद विदाई हो गई। दूसरी बार जब बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ वापसी हो गई। तीसरी बार जब बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए एक तरह से विदा हो गई। उसके बाद अपने दम पर कभी सरकार नहीं बना पाई और लालू यादव का दौर शुरू हुआ। और चौथी बार जब 5% से ज्यादा यानी 16% वोट इस बार बढ़ने की बजाय घट गया, तो उसके बाद लालू और राबड़ी देवी के शासन का अंत हो गया। नीतीश कुमार के दौर की शुरुआत हुई। और अब आते हैं इस बार बिहार के पहले चरण के विधानसभा चुनाव में क्या कर दिया बिहार की जनता ने 64.66% वोट डालकर। जबकि इससे पहले के चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदाताओं ने वोट किया था, यानी 7.37% ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया। तो एक नई तरह का राजनीतिक समीकरण, या तो एक नई तरह की सरकार का बनना या एक नए तरह के राजनीतिक गठबंधन का
बनकर उभरना ये बिल्कुल एक तरह से तय माना जा रहा है। और अब आते हैं 3 के फेरे ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को उलझा दिया। भारतीय जनता पार्टी की 2020 में ही कोशिश थी कि सबसे बड़ी पार्टी बने, कई तरह के खेले खेले गए, कई तरह के किंतु परंतु किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी नहीं बन पाई, एक सीट से चूक गई। तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 75 आ गई, नंबर 1 पार्टी बन गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। बीजेपी 74 पर आकर अटक गई। इस बार बीजेपी को उम्मीद थी कि वो पहले नंबर की पार्टी बन सकते थे और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बनते तो कमोबस खेला वही होता। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का जो आंकड़ा है 40 प्लस और 3 का फेरा, ये दोनों एक साथ बता देता हूं। पहले चरण में ही ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड 40 प्लस के आंकड़े को छू गई है। जी हां, पिछली बार पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 115 सीटों पर लड़ी जनता दल यूनाइटेड के खाते में सिर्फ 43 सीटें आई थी। लेकिन इस बार आधा ही चुनाव हुआ, 121 सीटों पर ही चुनाव हुआ। और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से महिलाएं निकली, जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर निकले, जिस तरह से जो लवकुश समीकरण यानी कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा और पिछड़ी जातियों का समीकरण, महिलाओं का समीकरण जो गोलबंदी नीतीश कुमार के पक्ष में हुआ, तो दूसरे चरण का तो छोड़िए, पूरे 243 का तो छोड़िए, आधे चुनाव में ही नीतीश कुमार की पार्टी ने 40 का आंकड़ा पार कर लिया है। और अगर वाकई पैटर्न यही रहा तो जब दूसरे चरण का 122 सीटों पर चुनाव होगा 11 नवंबर को, तो नीतीश कुमार की पार्टी 70-75 के आंकड़े को क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तो 70-75 के आंकड़े के क्रॉस करने का मतलब है कि तीसरे नंबर की पार्टी चाहे बीजेपी बने या तीसरे नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बने, लेकिन नीतीश कुमार का खेला करने का मन हो जाएगा। तो जैसे ही 40 प्लस की संभावना आई, नंबर 3 के फेरे में फंस गई भारतीय जनता पार्टी। और 5 का खेला क्या है वो भी मैंने आपके सामने बता दिया। तो अब 11 नवंबर को बिहार की जनता क्या करेगी, इस पर तमाम लोगों की नजरें निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल 6 नवंबर को बिहार की जनता ने जो कमाल कर दिया, उस कमाल में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी 3 के झमेले में फंसती हुई नजर आ रही है, 5 के खेले में उलझती हुई नजर आ रही है। और 40 प्लस की संभावना ने बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट को एक तरह से सुना दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको सुनने लग गई है। इसलिए 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के बाद ही अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार का एक बड़ा सा कटआउट लगा दिया गया। उसके बाद तमाम लोग नीतीश कुमार के गुणगान करते हुए नजर आए। इसका मतलब जो माहौल बदल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वो भी इस माहौल को समझ रहे हैं। लेकिन 11 नवंबर पर अब सबकी नजरें बनी हुई है। 11 नवंबर को भी अगर वोटिंग का पैटर्न यही रहा तो आप तय मानकर चल लीजिए कि 14 नवंबर को नतीजा जो भी आए, लेकिन 15 से 20 नवंबर के बीच में हम बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होते हुए देखेंगे जिसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पर भी पड़ेगा और दिल्ली पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और जब दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उलझती हुई, बदलती हुई, फंसती हुई नजर आएगी, तो फिर आप तय मानकर चल लीजिए कि इसका असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, इन तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार, धन्यवाद।